नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर प्री परीक्षा के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब बच्चों के मन में ये 4 बड़े सवाल हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज मैं एक वीडियो के माध्यम से इन चारों प्रश्नों का जवाब आपको देने जा रहा हूँ। एक एक करके सभी क्वेश्चनों का आंसर आप ध्यान से सुनिए। आई होप आपके सारे डाउट इसके बाद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन इसी तरह के कमेंट्स आते हैं, हर दिन इसी तरह के व्हाट्सएप पर मैसेजेज आते हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि सीधे ही फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो मैंने सोचा कि सबको एक साथ रिप्लाई दिया जाए। अगर आप टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम देकर आएँ तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में कई सारी चीज़ें एक साथ मिलने वाली है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर प्री एग्ज़ाम 2022 में बड़ा सिनेरियो क्या रहा। सवाल पूछा जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। सेकंड सवाल, मेन एग्ज़ाम की तैयारी कब करें या मेन एग्ज़ाम की करूं या ना करूं। ऐसे भी बच्चों के सवाल आए कि ताकि मैं मेन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकूं, मुझे कट ऑफ बताइए। ऑफिशियल आंसर की कब आएगी और प्री पास करने के लिए सेफ स्कोर क्या है, इन्हीं सब पर मैं बात करूंगा दोस्तों आपके साथ। सो कंप्लीट आप इसे वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। मैं आपको बता दूं, एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि यदि एग्ज़ाम 1 से अधिक दिन और 1 से अधिक पारियों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। भारत के किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तुलना करें, राजस्थान के किसी एग्ज़ाम की तुलना करें तो ये हमेशा होता आया है कि आप यदि एक पारी से अधिक पेपर लेते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना होगा। यानी एज़ पर एडवर्टीजमेंट टेक्निकल हेल्पर विज्ञापन के आधार पर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा होता है या नुकसान। ऐसा माना जाता है कि जिनकी शिफ्ट हार्ड होती है उनको बेनिफिट मिलता है और जिनकी शिफ्ट इजी होती है उनको 5, 7, 10 नंबरों तक का नुकसान हो भी सकता है। हालांकि ये बिल्कुल 100% सही नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई तरीका नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि आप एक बेस तैयार कर सकें जिसमें ये डिसाइड कर सकें कि ये शिफ्ट ईजी थी, ये शिफ्ट हार्ड थी। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ईजीएस्ट शिफ्ट में भी ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके मिनिमम मार्क्स होंगे, बहुत कम मार्क्स होंगे, तो आप उस शिफ्ट को ईजी कहेंगे या टफ, वो बात की बात होती है। सवाल नंबर 1, नॉर्मलाइजेशन टेक्निकल हेल्पर परीक्षा में इस बार होगा, ये कन्फर्म है। किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलता है, नुकसान मिलता है, ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद पता लगेगा। सेकंड सवाल, गुरुजी मेन एग्ज़ाम की तैयारी कब करें। माय डियर, मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों ने प्री एग्ज़ाम दिया है उन सभी बच्चों को मेन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। गुरुजी ये कैसा लॉजिक हुआ? तो कोई लॉजिक नहीं है भैया, सिंपल सा लॉजिक है कि आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी प्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद शुरू करें, ऐसा मेरे तो समझ से परे है। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी होगी। 2 बड़ी बातें हैं इसकी। पहली बात तो ये कि अगर आपका मेन एग्ज़ाम क्लियर प्री एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो फिर वही तो पढ़ाई काम में आएगी ना। मान लो प्री का रिज़ल्ट 2 महीने नहीं आता है, तो उस 2 महीने का यूटिलाइज़ कब कर पाओगे। ये परीक्षा में भी हुआ, भर्ती का इंतज़ार बच्चे करते रहे, प्री परीक्षा से पहले पढ़े नहीं, प्री परीक्षा में 3 महीने का समय मिला, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। तो आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी तब तक करनी है जब तक प्री का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। अगर आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो ये देखो कि कमज़ोरी थी, प्री क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं थी। तो यही चीज़ें आपको रखनी है। अब देखो 2 चीज़ें हैं मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आपको तैयारी रखनी है। अगर प्री के रिज़ल्ट तक, अगर प्री के रिज़ल्ट में क्लियर हो गए तब मेन एग्ज़ाम को बूस्टअप देना ही देना है, और अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तब भी इस तैयारी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बड़ी भर्तियां और आने वाली है आपके सामने। दिल्ली मेट्रो में आ सकती है, डीआरडीओ में आ सकती है, इसरो में वैकेंसी आ सकती है। ये बड़े विभाग हैं जहाँ वैकेंसियाँ और आ सकती है। जैसे बीच में देखो एनवीएस में आ गई थी,
तो तैयारी अगर आपकी होगी तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। टेक्निकल लेवल पर मेन एग्ज़ाम 100 नंबरों का होगा, टेक्निकल 100 नंबरों का होगा, नॉन टेक 50 नंबरों का और भी होगा। तो यहाँ आपको टेक्निकल पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। मेन एग्ज़ाम की तैयारी हर बच्चा करेगा। दूसरी बात देखो, आप आज ही मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें, ये क्यों डिसाइड करें? अगर आपके मन में कहीं शंका है कि पता नहीं मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, तब भी मैं ये कहूँगा कि आपको होपलेस नहीं होना है और आपको ये नहीं सोचना कि मेरा तो प्री क्लियर होगा ही नहीं, पता नहीं क्या होगा, मेरे से इंटेलिजेंट तो और थे, तो मैं मेन एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या ना करूँ। दूसरा, आप किसी के कहने से तैयारी को क्यों स्किप करेंगे, ये बताओ। मान लीजिए आप 2, 5, 10, 20 अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखते हैं जिनमें आपको एक ऐसी मेरिट बताई जाती है जिसमें आपको ये लगता है कि मैं तो इस रेंज में हूँ ही नहीं, तो भी आप तैयारी छोड़ दें, तो ये भी गलत है। किसी के कहने से आप तैयारी क्यों छोड़ देंगे? पॉइंट नंबर 2, मेन एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही करनी है, सभी को करनी है। जब तक परी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हर बच्चे को पढ़ना है। पॉइंट क्लियर हो गया? सहमत हो तो लाइक वाला बटन दबाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि जी हम सहमत हैं। ऑफिशियल आंसर की कब आएगी? सवाल नंबर 3। तो ऑफिशियल आंसर की जो है ना वो जल्द ही आ जाएगी। जहाँ तक मेरा मानना है ना, 29 या 30 मई तक ऑफिशियल आंसर की आ सकती है। सो अपडेटेड रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहिए और जैसे ही अपने आंसर की आती है, सबसे पहला काम करना है आपके उस आंसर की के अकॉर्डिंग सही कितने हो रहे हैं। ऑब्जेक्शन कितनों पर करना है वो बाद की बात है, क्योंकि ऑब्जेक्शन वाले को सही मानेगा या नहीं मानेगा वो बहुत लेट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑफिशियल आंसर की आई, आपको अपना स्कोर काउंट करना है। उस स्कोर में से माइनस नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अगर आप ऑब्जेक्ट करोगे, नंबर इंक्रीज़ होंगे या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन माइनस नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपना स्कोर काउंट कर लेना है ऑफिशियल आंसर की जैसी आ जाती है। अब देखिए माय डियर, मैं आता हूँ कि सेफ स्कोर क्या है गुरुजी। सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि ये कोई मेरिट या संभावित कट ऑफ नहीं बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरिट तभी डिसाइड होगी जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। आपको एक एक को अपना एग्जैक्ट स्कोर पता लग जाएगा, क्योंकि अभी सब आइडिया लगा रहे हैं। 60-65 सही हो जाएंगे, 65-70 सही हो जाएंगे, 50-55 सही हो जाएंगे। मैं केवल आपको एक सेफ रेंज बता रहा हूँ कि अगर आप इस रेंज में हो तो आपका आगे मेन में जाना संभावित हो सकता है या प्री पास होने की संभावना बढ़ सकती है। सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको एक वीडियो दूंगा, वो होगा ऑफिशियल टेंटेटिव कट ऑफ का। अभी देखो सेफ स्कोर जो मैंने कैटेगरी में रखा है ना, वो सेफ स्कोर मैं लेकर चल रहा हूँ 50 नंबर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। अगर 50 नंबर या इससे ऊपर आपके बन रहे हैं ना, आप बिल्कुल सेफ रेंज में हैं। अभी देखो जनरली क्या हो रहा है, हर एक बच्चा यूं कह रहा है कि गुरुजी मेरे 55 या 60 के नंबर करीब बन जाएंगे, यानी 55 प्लस हर बच्चा नंबर बता रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 55 से 60 वाले भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो 65 प्लस भी बता रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक पेपर नहीं आ जाता ऑफिशियल आंसर की, तब तक आपको अपने नंबरों का पता एग्जैक्ट नहीं लग सकता। ये मानकर चलिए, क्योंकि थ्योरी में हर एक बच्चा ये कह रहा है टेक्निकल साइड में कि मेरे 40 प्लस आ जाएंगे, लेकिन माय डियर 40 का मतलब होता है 80% सही होना। थ्योरी में 80% सही होना एक बहुत बड़ी बात है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे सही थे क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हो 5-7 नंबर और कम हो जाते हैं। जैसे ही मेन पेपर आएगा 2-3 नंबर और कम हो जाएंगे। 40 प्लस कोई रेयर बच्चा क्रॉस करेगा, मेरा नहीं मानना है कि 40 प्लस करेगा क्या। तो थ्योरी में आपको 40 नहीं 35 से 40 की रेंज ही रखनी है प्रत्येक बच्चे की। अब आ जाइए नॉन टेक के बारे में। देखो नॉन टेक हर बच्चे का लगभग सेम रहा है, बिल्कुल एक जैसा रहा है, और हर एक बच्चे का जो सेफ स्कोर है ना
वो 15 से 20 है। कोई विरला ही होगा जिसके 25 प्लस है। मैं ये कहूँगा कि उसकी मेहनत और किस्मत दोनों उसके साथ है। अगर 25 प्लस कोई है तो, और वो बहुत रेयर चांस है, मैं कहूँगा बिल्कुल वो बहुत बिरला है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक है ना। अगर 25 प्लस नॉन टेक में चला गया तो ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज आप जोड़ लीजिए, 40 और 20 अगर करते भी है तो मैक्सिमम 60 बनता है। 35-15 को आप जोड़ते हैं तो 50, केवल मात्र रेंज बन रही है 50 से 60। इस रेंज में हर एक बच्चा आ सकता है। अब देखो बात ये आती है कि गुरुजी हर बच्चे के जब 50 से 60 नंबर आ रहे हैं तो फिर सबका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि 1.5 लाख बच्चे हैं, 15,000 का ही सिलेक्शन होना है, सीटें मात्र 1500 ही है। तो मैं आपको बता दूं इस रेंज में भी बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होगी। माय डियर, कंपटीशन एग्ज़ाम में 60 नंबर बहुत मायने रखता है, मतलब 60% मेरिट। 60% मेरिट कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत मायने रखती है। हाँ, रेयर चांस हो कोई पेपर ही ऐसा ही हो, तो ये पेपर तो ऐसा नहीं था। 50% टेक्निकल अच्छा था, लेकिन 50% नॉन टेक तो समझ से बाहर ही था ना बच्चों के। मैंने UPPCL TG2 कट ऑफ बताई थी, मैंने उसमें 60% लिया था, वो बिल्कुल 60% के नीचे ही रही थी। वो 140 नंबर के आसपास हमने बताया था, 149 नंबर के आसपास मेरिट गई थी वो। मेरी संभावना ये है कि अगर किसी बच्चे के 50 से ऊपर नंबर है ना, तो आप सेफ़ जोन में हो, मेन एग्ज़ाम की कंटिन्यू तैयारी करते रहें। बाकी आप मेरे विचारों से कितना सहमत है, इन 4 टॉपिक पर मैंने आपको जितनी बातें बताई है, आप इससे कितने सहमत है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर सहमत है तो लाइक वाला बटन भी दबाइए, और आपको क्या लगता है सेफ़ स्कोर कितना रह सकता है ये भी मुझे बताइए। क्योंकि मेरा एनालिसिस मानना ये है कि हम बोलते हैं कि जी हो जाएगा, या इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाए ना, तब फाइनल उत्तर मैच करवाना। आपके नंबर 50-60 की रेंज में ही रहेंगे सब बच्चों के, मुझे ऐसा लगता है। चलिए खैर, यहाँ तक वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।